हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी कि जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो रिज़ल्ट आया है अभी कुछ दिन पहले, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरी मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे मेरी बात हो सके, और उनका जो एक्सपीरियंस है, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और क्या स्ट्रेटजी थी उनकी, वो सारी मैं आपके सामने आप तक पहुंचाऊं, और ताकि आपकी हेल्प हो जाए, जितने भी फ्रेशर्स हैं या जो भी आगे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी की सोच रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की। क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का, वो सबके ही काम आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबके लिए जो है बेनिफिशियल रहने वाला है, ये सेशन जो मैं लेके आ रहा हूँ। और लास्ट टाइम भी मैंने, जो कि एडवोकेट सोनाली शर्मा जी हैं, उनका मैंने आपके साथ साथ जो है उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो ये जो है नीतीश शर्मा, ये इनका रैंक 17th है, और काफ़ी अच्छा इनका जो था, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी जो बातें हैं वो बताई हैं, और काफ़ी दिल खोल के इन्होंने अपनी बातें बताई हैं। काफ़ी बड़ा चीज़ें जो भी हैं वो बताने की कोशिश की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा अच्छे से ये बता सकें। तो चलिए अब हम इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। शुक्रिया प्रदीप जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि आपकी मतलब होम टाउन वगैरह। प्रदीप जी, मैं बेसिकली बिश्नाह से हूँ। मैं पहले 12th तक तो मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल रतनचक में अपनी पढ़ाई की। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज से 3 साल पढ़ा मैं। तो 2014 में मैं छन्नी शिफ्ट हो गया था, और फिर मैंने LLB जम्मू यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद 2017 अगस्त में रिजल्ट निकला, और सितंबर में मैं दिल्ली चला गया वाजीराम में कोचिंग लेने के लिए UPSC की। अच्छा, आपने वाजीराम से कोचिंग ली है? जी जी। मैं बेसिकली इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली और फॉर्चुनेटली कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तैयारी UPSC की कर रहा था। अच्छा। पहुंच मैं यहाँ पे गया। तो 2017 सितंबर मेरा था जब मैंने ज्वाइन किया वाजीराम। तो उसके साथ साथ मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में LLM स्टार्ट कर दी। वहां पे ऐसा रहता था कि आपको सिर्फ पेपर्स देने होते थे। तो और कुरुक्षेत्र जो है वो दिल्ली से पास ही है, तो मैं वहां पे पेपर्स देने जाता था, तो मेरा साथ साथ में LLM भी हो गया। तो फिर उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया, फिर वहां पे PhD में भी हो गया, तो मैं PhD कर रहा था साथ साथ में। तो और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की तैयारी। तो आपने लॉ डिपार्टमेंट से अपनी LLB 3 इयर्स LLB कंप्लीट करी? 3 इयर्स, मेरा 14 से 17 बैच था LLB का। अच्छा, तो उसके बाद फिर LLM वगैरह आपने करी है ना? जी जी। तो आपका रैंक 17th है ना? जी। तो अच्छा फील हुआ था, और आपको पता ही है कि ये न्यूज़ सबसे पहले शायद मैंने ही आपको बताई थी। बेसिकली मैं यही चीज बोलने वाला था कि मेरे को अभी भी वो मोमेंट याद है। और हमारा बॉन्ड भी अब काफी अच्छा बन गया, हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। डेफिनेटली। मैं उस टाइम पे सैनी कॉलोनी में था और गाड़ी चला रहा था। तो इमीडिएटली क्या होता है, आपका कॉल आता है और आप बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशंस। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, मतलब हर इंसान नर्वस होता है। आपने कहा 17 रैंक। तो आपको याद होगा, तो मैंने फोन काट दिया उसके बाद। मैंने कहा मेरे से अभी बात नहीं हो रही, मेरे को देखने दो। मैंने देखा तो वो पहले लिस्ट जो थी वो कोई और लिस्ट थी। उसमें रैंक 17 कोई कश्मीरी था। उसकी मैंने आपको रोल नंबर पढ़वाया था। रोल नंबर आपने बताया था 11022613। हाँ, रोल नंबर मैंने पढ़वाया था, फिर आपको कंफर्म हुआ था, और फिर आपने कहा था, आप मतलब काफी एक्साइटेड हो गए थे, और फिर आपने कहा था कि मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। फिर हमारी बाद में बात हुई थी, और आपने काफी मतलब आपको काफी अच्छा लगा था, और वो मोमेंट मेरे लिए भी काफी मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सबसे पहले, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने कब से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मतलब आपके दिमाग में कब आया कि, अच्छा आपने बता दिया कि आप वाजीराम वगैरह गए थे, तो प्रिपरेशन मेरी देखो 17 में मैंने सितंबर में स्टार्ट किया। तो मैं वही GS पढ़ रहा था, जनरल स्टडीज। तो क्या हुआ, मई जून में ना नोटिफिकेशन आ गई मुंसिफ की। तो मेरा एक और दोस्त है मोहित शर्मा, तो हम दोनों बैठ के मुंसिफ की तैयारी करते थे। तो हमारा दोनों का प्री हो गया। लेकिन ये था कि मेंस के टाइम पे इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, जिसकी वजह से मेंस नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद ना 2019 में फिर से पोस्ट निकली थी मुंसिफ की। फिर वो हो गया था, 370 हट गया वगैरह, तो वो उन्होंने वापस ले ली। तो आप कुल मिला के ले लो, मैं दोनों की तैयारी है 2018 अक्टूबर के बाद कर रहा था। अपनी जुडिशरी वाली साइड की भी, और साथ साथ में यूपीएससी की। और ऐसे आपको काफी मतलब गाइडेंस भी है घर से, सपोर्ट भी है काफी, मतलब आपकी जो फैमिली में है वो काफी
एडमिनिस्ट्रेशन से भी बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपको काफी गाइडेंस मिली रही होगी। मुझे एज सच अगर आप बोलोगे कि आपको जीएस में कोई फायदा हुआ, वैसा नहीं हुआ। बस ये चीज एक बेनिफिट होता है कि आंसर राइटिंग जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए ना। आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, जो मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं या जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाया। एक ही रीजन होता है आंसर राइटिंग। जिस इंसान को आंसर राइटिंग करना आ गई, जिसको स्मार्ट स्टडी करना आ गई। अब स्मार्ट स्टडी में ये नहीं होता कि आप हार्ड वर्क नहीं करो, हार्ड वर्क करना है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्मार्ट स्टडी में क्या चीज होगी, कितना पढ़ना है। अब आप एक आर्टिकल पढ़ोगे, उस आर्टिकल के 50 पेज होंगे, आप 50 पेजेस नहीं पढ़ सकते। आपको एक रेलिवेंट चीजें उसमें से पढ़नी है। अगर आर्टिकल 12 है, स्टेट क्या है, उसके स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं और इंपॉर्टेंट केसेस 5-6 के हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं आपको याद करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये भी किताब पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सिलेक्टेड पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो और बार बार पढ़ो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक सिलेक्टेड आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है, जो आपका मटेरियल है, मतलब एक लिमिटेड मटेरियल रखो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो, है ना। बिल्कुल, वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इररिलेवेंट चीज आप पढ़ रहे हो जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है, या फिर ऐसी कोई चीज जो मेरा ऐसा रहता था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, पांडे की किताब है और बहुत सारी। लेकिन मैं ये चीज बोलता हूँ कि आप ना ऐसा करो कि अपने 15-20 पेजेस के ना नोट्स बनाओ। अब आपने आर्टिकल 12 लिखा, 13 लिखा, 14 लिखा, उसके छोटे छोटे ना कोशिश करो कि 20 पेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समेटना है। और वो 20 पेजेस में ना आपको क्या करना है, जैसे आर्टिकल 12 है, उसमें क्या आ गया, पार्लियामेंट आ गया, लेजिस्लेचर आ गया, लोकल बॉडीज आ गई, इस तरीके से आपने डैश डैश डाल के उसको लिख लिया। उसके साथ आप क्या करो, दूसरी चीज उसके जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं 2-3 वो लिख लो, बस आपको इतना लिखना है। इंग्लिश तो सारे जानते हैं, जिसने ग्रेजुएशन की है, जिसने 12th की है, वो इंग्लिश लिख लेता है। तो आपको बस उतना लिखना है। फिर आप आर्टिकल 13 पे शिफ्ट करो, ताकि आपका एक दिन में वो आप रिवाइज कर पाओ। अगर आप सोचोगे ना किताब से मैं अंडरलाइन करूंगा तो मैं आखिरी दिन उसको रिवाइज कर पाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि 15-20 पेजेस के आप, ये मैंने मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने 15-20 पेजेस के एक नोट्स बना दिए थे। नोट्स आप उसी को मैंने एंड में पढ़ा और उसी को पढ़कर गया, जिसकी वजह से हो गया। मतलब आपने अपने पहले एक नोट्स बनाए जनरली, और फिर उनमें से क्रिस्प नोट्स बना लिए ताकि आप लास्ट टाइम जो है रिवाइज कर सको जी। या फिर आपने सीधा बुक से ही क्रिस्प नोट्स बना लिए, जो भी मतलब आपको लगता था कि आप रिवाइज कर सकते हो? क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की तो पढ़ाई बड़ी देर से चल रही थी, 2018 से। तो पहले तो मैंने बड़े बड़े नोट्स ही बनाए, जैसे होता है पूरी कॉपी वाले नोट्स। फिर उसमें से मैंने आगे जो है क्रिस्प नोट्स बनाए, ताकि 15-20 पेजेस में हो जाए, समेट लूं और उसको एंड में पढ़ सकूं। तो फिर वही चीज जो है, फिर जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो वही चीज आपके दिमाग में रहती है, तो फिर आप मतलब एक बिल्कुल एक फोटोकॉपी मेमोरी टाइप सी आप वहां पे लिख के आ जाते हो। मैं फायदा रहता है। बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारे पेपर्स आए थे, मैं एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, मैं बोल सकता हूँ ये दावे के साथ कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सारे क्वेश्चन आते होंगे। नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। जब आप पेपर देने जा रहे हो, जब मैंने पेपर देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि मुझे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ही मुझे लगता है आती है, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन देखी, मेरे को खुद नहीं आते थे बड़े सारे क्वेश्चंस, लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपका एक वो होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए या मोटो होना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है। जो पेपर कंप्लीट करके आया ना, उन सबका मेंस हुआ है, ये गारंटेड। आप कोई बहुत ज्यादा किसी की किस्मत खराब हो बात अलग है, अदरवाइज पेपर कंप्लीट करो, जरूर मेंस तो होगा ही होगा। तो आपने सारे पेपर जो है पूरे अटेम्प्ट किए थे और आपने पूरे पेपर कंप्लीट करे थे? कंप्लीट पेपर मेरा यही रहता था कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या है कि अब कुछ स्ट्रेटजी क्या थी आपकी टाइमिंग क्या रहती थी? आप सुबह मतलब किस तरह से आपकी रूटीन चलती थी, और कोचिंग वगैरह, और आप बताना चाहेंगे अगर इस पर कुछ? देखो, मैंने सबसे पहले वाजीराम में कोचिंग ली, वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद 2018, 19, 20 में मैं घर में ही रहा। 20 अक्टूबर में मेरे को लगा कि कुछ ना कोई एग्जाम आ रहा है, ना हमारा पीओ का एग्जाम आ रहा है, कोई भी नहीं एग्जाम, क्योंकि सुनने में आता है ये एग्जाम था। फिर वो और बाकी एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे FA का, मैंने सोचा चलो यार वही भरते हैं, क्या पता निकल जाए, तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने SR कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट किया। SR कॉलेज प्रवीण सर के पास मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट की, और ये 2020 अक्टूबर में। लेकिन अप्रैल तक ना सब क्लियर हो चुका था, पीओ का आ गया नोटिफिकेशन फरवरी में, तो फिर मैं वहां पे फोकस्ड हो गया, फिर वहां पे भी मैंने छोड़ दिया। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि अपने
पेपर्स कंप्लीट करो। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अपने नोट्स को जितना क्रिस्प हो सकता है उतना बनाओ, 15-20 दिन में 15-20 पेजेस में उसको कंप्लीट करो। ये अगर ये फॉलो करो, फिर उसके बाद तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि ये चीज पता नहीं मेरे को बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि फ्लो चार्ट्स बनाओ। ये शायद इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन भी कई बच्चों के लिए बढ़ जाए। फ्लो चार्ट्स जो फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे ना अपने पेपर में, उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। फ्लो चार्ट्स में क्या हो गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मेंटेनेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था 125 पेपर सीआरपीसी में। उसमें मैंने क्या किया क्वेश्चन में, वो क्योंकि हमने भी नहीं वो अगर स्पेसिफाइड जो सिलेबस था उसमें नहीं था, लेकिन ऐसे तो सीआरपीसी में है वो, तो उसको मैंने लिखा 125 मेंटेनेंस, उसको सर्कल किया बीच में, आसपास मैंने उसके ना वो लाइंस बनाई और उसमें लिखा मेंटेनेंस किसको मिलेगी। जब आप वैसा बनाते हो ना, तो एग्जामिनर जो होता है ना, उसको आपकी वो लाइंस नहीं पढ़नी है, उसको देखना है, उसके लिए जितना इजी करोगे वो आपके लिए इजी करेगा। वो सबसे बड़ी। और पॉइंट्स में आंसर लिखो। ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं पॉइंट्स में नंबर नहीं मिलते, मैं बोलता हूँ पॉइंट्स में सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। कटिंग्स नहीं करो, जितनी कम कटिंग्स हो सकती है उतनी करो। और मैं ट्राइमेक्स पेन से लिखता था, मेरा जो है उससे मैंने लिखा जी। तो आप जब आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस करी थी या कोई गाइडेंस आपको मिली थी इसके लिए? देखो एज सच मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे फ्रॉम द डे वन मेरे को ये चीज पता थी कि पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। सभी बच्चों का पहला पेपर बुरा हुआ, ठीक है, मेरा भी कोई खास नहीं हुआ इतना, लेकिन मुझे ये पता, कोई अगर मैं बोलूं कि झूठ बोलने में जो मर्जी बोलते रहो, मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं की है। ये यकीन आता जो था वो लिखा वहां पे, तेजी से लिखा। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए आपने कौन सी बुक, कोई मतलब बुक? रेगा राव करके किताब थी। मैं तो ये चीज बोलूंगा कि ड्राफ्टिंग में मेरे खुद इतने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होंगे 120, 25, 30 मार्क्स होंगे। तो ड्राफ्टिंग के लिए और किसी बच्चे से कंसल्ट करो, क्योंकि वो काफी अच्छे भी हैं बीच में जिन्होंने अच्छे नंबर लिए होंगे। मैं भी एज एडवोकेट तो प्रैक्टिस कर नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरा वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा पेपर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने रेगा राव की किताब पढ़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेरे बड़े जैसे पांडे की किताब थी मेरे पास। और मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना एक जेके लॉ रिपोर्टर की ना एक इलाहाबाद लॉ सीरीज की छोटी सी किताब आती है येलो कलर की। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपको दिया होता है। वो बहुत अच्छी किताब है। जैसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसे। तो वो पूरी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उन्होंने एक किताब बनाई है, वो आप पढ़ सकते हैं। छोटी सी किताब है लेकिन बहुत अच्छी किताब है। अगर वो भी इंसान पढ़ जाए तो आराम से उसके 50 से 60% नंबर आ जाएंगे। आप रेगा राव उसकी बात करें, डॉक्टर सूर्या रेगा राव, जो छोटी सी बुक आती है ना उसकी, हाँ, वो मैंने भी रखी हुई उसकी। तो सीआरपीसी के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सीआरपीसी के लिए मैंने ऐसे तो मेरे पास एसएन मिश्रा की किताब थी, मैं उससे पढ़ता था, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस रहता था बेयर एक्ट के ऊपर। सीआरपीसी का बेयर एक्ट आपको ऐसा आना चाहिए, मतलब यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो क्योंकि आपको जब पीओ का वो होगा ना आपका इंटरव्यू, उसमें भी सीआरपीसी पूछेंगे, इसलिए सीआरपीसी में मत खानी। सीआरपीसी जितनी हो सकती है उतना पढ़ो और ज्यादा बेयर एक्ट से पढ़ो। और आईपीसी के लिए मेरे पास किताब थी रतनलाल धीरज लाल की किताब। लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर कोई इंसान इतने ज्यादा वो उसमें नहीं, किताबों में नहीं जाना चाहता है, आप एक बेयर एक्ट पकड़ो हर एक सब्जेक्ट का, और उसके साथ साथ वो जो इलाहाबाद लॉ सीरीज की मैं बोल रहा हूँ, वो आईपीसी की भी है, सीआरपीसी की भी है, एविडेंस की भी है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी है। वो 4 खरीद लो, तो उससे आपका काफी ज्यादा हो सकता है। अगर किसी को किताबें ही पढ़नी है, फिर मैंने रतनलाल धीरज लाल पढ़ी थी, और लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता था बेयर एक्ट के ऊपर। बेयर एक्ट आपको ना आपके पास 24 घंटे होना चाहिए, और बेयर एक्ट को याद करो। जब आप वैसी ही लाइन से रेसिप्रोकेट करोगे ना वहां पे, सेम टू सेम whosoever causes death by doing an act, इस तरीके से वो खुश होता है एग्जामिनर, वो आपको बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व करी है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी थी? बटुक लाल की किताब थी मेरे पास, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको यही चीज बोलूंगा कि उसका जो बेयर एक्ट है वो पढ़ो, और वो इलाहाबाद लॉ सीरीज की जो येलो कलर की किताब है वो कहाँ से मिलती है? वो रिहाड़ी में दुकान है, जेके लॉ रिपोर्टर शायद उनका। अच्छा। मुझे जेके लॉ रिपोर्टर ही शायद उनका नाम, वो जो है रिहाड़ी। ठीक, समझ गया मैं। तो स्पेशल लॉज
के लिए जो सबसे ज्यादा जिनके बारे में पूछा जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे स्पेशल लॉज जो है ना, बाकी सारे बच्चे कर लेंगे। स्पेशल लॉज ऐसा होता है, स्पेशल लॉज जो चेक करेगा ना उसको भी नहीं आता होगा इतना, और वो आपको मैक्सिमम नंबर स्पेशल लॉज में देगा। पीछे भी अगर आप देखेंगे जो मुंसिफ का पेपर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो थे बच्चों के उसी में थे, जो थे ना अपने लॉज, लोकल लॉज जो थे उन्हीं में सबसे ज्यादा नंबर थे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी सारे लोकल लॉज नहीं आते। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने किया था, मैंने अपनी कॉपीज बनाई है मेरे पास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 कॉपीज हैं। उसमें मैंने ना हर एक्ट के क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में उसको लिखा था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से मैंने, जैसे एंटी करप्शन वो जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसको पूरा मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में जैसे 9-10 क्वेश्चन बना लिए थे। इस तरीके से मैंने जो इसमें 10 एक्ट्स थे उसके मैंने 8 एक्ट्स लिखे थे, 2 छोड़े थे, जिसमें 7-8 थे उसमें से मैंने 1-2 छोड़ा हुआ था कुछ। तो मैंने वो नहीं है कि मैंने 10 के 10 पढ़ के गया था, पॉसिबल ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में उसको लिखो और जब आप पेपर देने जाओगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा, तो फिर और ऐसा बोला जा रहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस वगैरह समथिंग लाइक दैट, कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो उसके उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई मैं यही चीज बोलूंगा, जिसका जैसा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वो वैसी बात करेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो ऑब्वियसली बोलूंगा आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, लेकिन दैट इज वो मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा पेपर क्लियर हुआ है। जिसका नहीं हुआ होगा वो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर मैं ये चीज भी बोलूंगा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर वो सबके लिए है, अगर नहीं है तो वो सबके लिए नहीं है। तो राइट सबका बनता है, हर एक इंसान को आजादी है कि वो कंटेस्ट कर सकता है, तो वही मैं बोलूंगा। अच्छा, तो अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू आपका कैसा रहा था और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो थोड़ा सा इंटरव्यू में सबसे पहले जब मैंने एंटर किया तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मेरे को बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब मैंने उसमें अपनी, मेरे को ये था कि मैं हॉबी मेरी एस्ट्रोलॉजी है, मेरे को था कि एस्ट्रोलॉजी हॉबी बोलूंगा तो उसके ऊपर मेरे को पता ही नहीं कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोलते व्हाट इज एस्टॉपल। इमीडिएटली जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मेरे से एस्टॉपल पूछा, मैंने उनको बताया सर एस्टॉपल क्या होता है। तो फिर कहते आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, मैंने कहा सर मैंने अप्रैल में ही स्टार्ट की प्रैक्टिस। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन से केसेस डील कर रहे हो, मैंने कहा ऐसे नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है, वो है मेरे पास एक, तो उसकी सेक्शन बताई। फिर उन्होंने बोला 304B क्या होता है, वो मैंने बताया। मैंने बोला पनिशमेंट ड्यू टू डाउरी डेथ 304B, एंड इमीडिएटली ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसना शुरू हो गए। उन्होंने बोला ये होता है, मैंने कहा वो बेसिकली ना, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए मेरी उनसे भी बात हो रही थी, वो आपको ना ग्रिल करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। वो आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम कंफ्यूज, क्योंकि इंसान को 304B जो है पता होता है, लेकिन वो आपको ऐसा कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा यार मैं गलत बोल गया। फिर उसके बाद वो जो दूसरे मेंबर थे सर, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। तो कुल मिला के मैं आपको अब सारे क्वेश्चंस तो नहीं बताऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, लेकिन 17-18 क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे, जिसमें से मेरे को 12-13 क्वेश्चंस आए। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को सारे आ गए, पॉसिबल नहीं है सारे आना, कोई भी इंसान सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता, एक्सेप्शनल कोई होगा, अदरवाइज बस वो आपका क्या चेक करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। और ये एक बहुत ज्यादा मिथ है कि पता नहीं क्या कर देंगे, वो क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी, मैंने अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में दिया। कई लोग होते हैं ना कि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम क्या करेंगे, मैं अपना खुद इंटरव्यू हिंदी में देकर आया, और मेरे साथ 2-3 और भी आज भी लोग थे पीओ बने हैं, उन सबने भी अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया। उनको आपकी अंग्रेजी हिंदी नहीं चाहिए, उनको आपका कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, उनको ये चाहिए कि क्या आप अपनी बात पे स्टैंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, दैट इज ऑल। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं देखेंगे आपका। तो जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है उससे रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा सा, कि जो उसमें जिस तरह से प्रीलिम्स मैंने भी दिया था तो उसमें काफी करंट से रिलेटेड काफी पूछा हुआ था, जो केस लास्ट थे जो करंट में चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या उसके लिए, और सीसैट का भी जो क्वेश्चन है, देखो सीसैट की तो मैंने कोचिंग ली थी एसआर कॉलेज से। एसआर कॉलेज से टाइम मैनेजमेंट का बहुत, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन पेपर देते हैं सीसैट का। सीसैट में टाइम मैनेजमेंट भी मैं बोलूंगा इशू नहीं है। सीसैट में क्या होता है कि पहले क्या होता था, मैं सिर्फ जब मैंने स्टार्ट किया पेपर्स देना तो मैं उस टाइम पे सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट जो था उसको
कवर करता था, जिसकी वजह से मेरा भी सी सेट नहीं पास हो पाता था। लेकिन अब मैंने कॉम्प्रीहेंशंस को करना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी आप बोल रहे हो, बहुत सही। कॉम्प्रीहेंशंस को जब आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका ना एक ना, देखो जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें से जितने क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे आपको। जब आप कॉम्प्रीहेंशन भी साथ में करना शुरू करोगे आपका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपका सी सेट पास होने की। और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई मैथ का उन्होंने क्वेश्चन पकड़ लिया तो उसी पे वो लगे रहते हैं, जैसे 1-2 मिनट 2-3 मिनट अगर उनसे हो नहीं रहा है तो वो आगे बढ़ने की बजाय वो उसी पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस है ना, 25 में से 5 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपका 15-15 मिनट खा लेंगे। बिल्कुल, अगर आप उनको ट्राई करोगे करने की, उनको छोड़ दो। अभी मैंने केएस का प्री दिया तो फॉर्चुनेटली मेरा वो भी निकला हुआ है जो अभी फरवरी में, तो उसमें भी मैं भी एक क्वेश्चन में अटक गया, मैंने 7-8 मिनट अपने वेस्ट किए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नीतीश शर्मा तू कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहा है, तू सोच के कुछ और आया था। मैंने उसको क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो हमेशा ट्राई करो इंग्लिश को ज्यादा करने की, अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का प्री मैंने भी क्वालिफाई करा था और केएस प्री मैंने भी क्वालिफाई करा है, तो ये एक मैसेज मैं भी देना चाहूंगा जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं कि जो सी सेट आप करते हो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें किसी क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, तो उस पे फिर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करो कि आप 30 सेकंड्स का टाइमर लेके चलो कि किसी भी एक क्वेश्चन में मैंने 30 सेकंड्स या 1 मिनट से ज्यादा नहीं स्पेंड करना है। अगर आता है ठीक है कर लो, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो किसी ऐसे क्वेश्चन में जो आपको आता ही नहीं है। तो ये एक मैसेज मेरी तरफ से रहेगा। तो अब बाकी प्रीलिम्स वगैरह के लिए जो बेयर एक्ट्स वगैरह हैं उन पे ज्यादा फोकस रखना है। सबसे ज्यादा फोकस करो बेयर एक्ट के ऊपर। फर्स्ट एक किताब आती है विनय कुमार गुप्ता की, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन की किताब है, विनय कुमार गुप्ता की किताब है, मल्टीपल चॉइस की। जो मुंसिफ हमारा पीछे वाला मुंसिफ हुआ था 2018-19 वाला, उसमें तो एविडेंस एक्ट के 15-16 क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के उन्होंने डाले हुए थे वहां से। अदरवाइज भी मैं बोलूंगा कि अगर आप उसके मल्टीपल चॉइस कर लेते हो सॉल्व तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और जितने मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, हम ये हर एक इंसान से कुछ सीखना चाहिए। मेरा एक दोस्त था आमिर, वो आईएफएस हो गया हुआ है, तो हम उससे सीखते थे कि यार तूने कैसे निकाला यूपीएससी। तो वो यही चीज बोलता था, कहता कि जितने मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं उतने प्री के सॉल्व करो। किताबें जितनी मोटी मोटी पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं है अनटिल और अनलेस आपकी एक तो एक्यूरेसी हो प्री निकालने की। प्री की एक्यूरेसी आएगी आपकी टेस्ट सीरीज से और जितने आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व करते हो। एक स्ट्रेटेजी बना लो जिन्होंने भी अब अगला प्री देना है पीओ का, तो मैं सबको यही चीज बोलूंगा कि एक तो बेयर एक्ट पढ़ो। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आप जो मल्टीपल चॉइस की किताब है ये जो मैंने आपको बोली, इसको खरीदो और रोज के रोज सोचो कि मुझे इसमें से 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। कोई नहीं आपको रोक सकता, 100% कोई नहीं रोक पाएगा आपको। 100 क्वेश्चंस आपको ये करने ही करने हैं डेली। और आपको उसके साथ साथ जो आप कहते हैं ना ये अपने केस लॉज आपको इस किताब से निकल जाएंगे। और बाकी जो चीजें, जो बची कुछ चीजें जो इस किताब में आपको नहीं मिलेंगी, जैसे अगर आप सीआरपीसी, क्योंकि मैंने तो अब इसको बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है मल्टीपल चॉइस वाली को, तो सीआरपीसी का जो अगर आपको अपील रिवीजन रेफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं। और प्री अगर कोई अच्छे ढंग से पढ़ जाता तो मुझे नहीं लगता कि उसका प्री नहीं होगा ही होगा। तो ये आपने ना आज बहुत दिल खोल के आपने अपनी बातें रखी हैं। तो मैं भी कई एस्पिरेंट से बात करता हूँ और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी बात करता हूँ। सब हालांकि अपनी तरफ से बिल्कुल एक जेनरस तरीके से बात करते हैं, लेकिन जो बातें आपने बताई और जितने खुल के आपने बातें बताई तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बाकी कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो भी यही मैसेज दूंगा, देखो आज हम इस जगह पे हैं, कल आप भी इस जगह पे होगे, ठीक है। मार्क्स की क्या बात होती है, जिनके 950 के भी ऊपर मार्क्स आए हैं ना वो सारे हमारे बराबर हैं। कोई नीचे नहीं है कोई ऊपर नहीं है, बस ये होता है किस्मत का फर्क होता है, किसी को 10 नंबर ज्यादा मिल गए, किसी को 10 नंबर कम। किस्मत का फैक्टर तो रहता ही है। डेस्टिनी इज द बिगेस्ट फोर्स इन दिस लाइफ। किस्मत 10 नंबर ऊपर मिलना 10 नंबर नीचे मिलना उससे वो नहीं होता कि वो कम हो गए वो ज्यादा हो गए। क्या पता आपके पास मेरे से अच्छी स्ट्रेटेजी हो। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी, मैं इसलिए आपको यही बोलता हूँ कि एक तो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना, और आंसर राइटिंग अगर नहीं भी करते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपको पता होना चाहिए मैंने कटिंग्स नहीं करनी, मैंने ट्राईमैक्स का पेन यूज करना या मैंने कोई और जेल पेन यूज करना। मैं जेल पेन यूज करता, ट्राईमैक्स जेल। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने 15-20 पेजेस में सीआरपीसी के भी नोट्स समेटने हैं, आईपीसी के भी नोट्स समेटने हैं, और
उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि लोकल लॉज जो हैं उनको मैंने क्या करना है, उनको मैंने उनके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अपने एक कॉपी तैयार कर लेनी है, ताकि एंड वाले दिन मेरे लिए मुश्किल नहीं हो, क्योंकि आपको आज पेपर होगा और कल पेपर होगा, 10 पेपर एक्ट्स आप नहीं पढ़ सकते एक दिन में। वैसा जो मेहनत मैंने देखी है, आपकी मेहनत जो देखी है, और जो बाकी जो एस्पिरेंट से मेरी बात होती है, काफ़ी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और काफ़ी मेहनत उन्होंने की है, वो चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व कर ली है, तो जेन्युइनली मुझे दिख रहा है, वो मैं यहाँ पे बात रख रहा हूँ। तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, ये थे नीतीश शर्मा, जिनका रैंक 17th आया हुआ है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। और इन्होंने काफ़ी बातें जो अपनी हैं वो दिल खोल के रखी हैं, और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्रेशर्स हैं उनके काफ़ी काम आएंगी, और जो भी आगे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अब दूसरी बात जो है, जो भी बाकी इश्यूज़ हैं, जो JKS मेंस वगैरह, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड मैं अपडेट करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं अभी आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू।